हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इसी अटेम्प्ट में आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो ये जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारी मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश करिएगा कि इनको फॉलो करिए। आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा ही हो। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी होती है वो ये होती है कि आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नो एवरीथिंग अबाउट योर एग्ज़ाम। अब इसका क्या मीन हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज़ें आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पता होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या उसकी मार्किंग है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा? तो इसके लिए जो भी आप फॉर्म भरते हो उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। उसमें परीक्षा के बारे में प्रॉपर दिया होता है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे पीजीटी की अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 125 क्वेश्चंस, और 125 में से आपको एक अच्छा सा स्कोर सेट करना होता है, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आपको जो भी एग्ज़ाम है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स पता होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम का, ये बात भी पता होनी चाहिए। साथ में कितना कंपटीशन होने वाला है ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। जैसे पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है इसको मैं कह सकती हूँ कि लर्निंग बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल नेट का थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है। बट चूँकि लर्निंग बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो फैक्ट बहुत सारे पूछे जाते हैं, वन लाइनर चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी होती हैं, डेफिनेशन बहुत सारी आपको याद करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम और कंपटीशन, जैसे इस बार पता है कि सीटें कम हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक एक नंबर से सैकड़ों विद्यार्थी, हज़ारों विद्यार्थी पीछे रहने वाले हैं। तो कंपटीशन लेवल इस बार काफ़ी होने वाला, तगड़ा कंपटीशन होने वाला। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे एवं करके नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ जो है आपको क्या ध्यान में रखना है, सिलेबस। स्टडी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। सिलेबस डाउनलोड करिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाते तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है अधूरी रहती है। तो सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल है वो निकालिए, और फिर उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। अच्छा, सिलेबस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जो दिया हुआ सिलेबस है, और दूसरा होता है हिडन सिलेबस। हिडन सिलेबस मतलब जैसे कुछ थिंकर्स के नाम आपके सिलेबस में दिए होंगे, और कुछ थिंकर ऐसे हैं जिनके नाम नहीं दिए होते हैं लेकिन फिर भी आपको उनको पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको साथ में लेकर के चलनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। हिडन सिलेबस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू देखिए कि कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी टॉपिक्स को बढ़िया से एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है राइट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। राइट स्टडी मटेरियल से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है उसके लिए सफिशिएंट बुक्स होनी चाहिए। अब सफिशिएंट बुक्स का मतलब ये नहीं है कि बुक्स का पूरा आप बंडल लगा लो, भंडार बना लो। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, दूसरों से हमें कुछ अलग पढ़ना है, तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि वो उनको पढ़ ही नहीं पाते। तो उतनी बुक्स रखिए जितनी आप अच्छे से पढ़ पाएँ, इतनी कम भी ना हो कि आपका सिलेबस अधूरा रह जाए, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप उनको पढ़ ही ना पाएँ। तो एक राइट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और एक सही गाइडेंस किसी की आपको मिलती रहनी चाहिए। वो आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोई आपका मेंटर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो एक राइट गाइडेंस वाला पर्सन भी आपको चाहिए जो टाइम टू टाइम आपको बताता रहे कि इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको क्या करना है। क्योंकि पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है, लेकिन जो एक होता है ना कि पथ प्रदर्शक,
एक मार्गदर्शक, उसकी एक अहम भूमिका होती है। जिसने पहले वो काम किया हुआ है तो वो आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है कि आपको किस टाइम पे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो एक राइट गाइडेंस चाहिए। और क्या चाहिए? पीयर ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आपके गोल के अकॉर्डिंग हो। एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं 3-4 लोगों का, जिसमें आपके ऐसे साथी हों, आपके ऐसे फ्रेंड हों जो कि सेम गोल के लिए संघर्ष करें, जिनका सेम गोल हो, सेम टारगेट हो। तो एक 3-4 लोग का ग्रुप बना सकते हैं, जिससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और साथ में आप उसमें प्रैक्टिस, रिवीजन, अपने डाउट क्लियर, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास राइट स्टडी मटेरियल, गाइडेंस और पीयर ग्रुप, ये बिल्कुल राइट होने चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में फिर आप इधर उधर भटकने लगते हो। टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका? तो देखिए, अगर मैं कहूँ कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम आपको 6 आवर तो निकालने ही हैं। 6 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम, और ज़्यादा अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितना भी निकाल पा रहे हैं तो वो बेस्ट है, बट कम से कम 6 घंटे तो निकालने ही हैं। 6 घंटे अगर आपने टाइम निकाला तो उसको डिवाइड करिए 3+3, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3+3। 3 आवर आपको देने हैं ऑनलाइन स्टडी के और 3 आवर आपको करनी है ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में क्या करना है? ऑनलाइन स्टडी में 1 घंटा आप वीडियोस देख सकते हैं। किसी की नहीं समझ आ रहा है तो आप इसी चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा आपने जो भी वीडियो देखा उसको समझिए कि वीडियो में क्या क्या था, समझ के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो नेक्स्ट 1 घंटे में क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो अगला 1 घंटा बचेगा ऑनलाइन स्टडी का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसमें क्विजेस लगा लेनी है। जो ऑनलाइन क्विज अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन MCQ अवेलेबल होते हैं, उनको आपको करना है। 3 आवर आपकी ऑनलाइन स्टडी हो गई और 3 आवर आपको ऑफलाइन स्टडी करनी है। ऑफलाइन स्टडी में आप कर सकते हैं कि 2 घंटे आपने कोई बुक पढ़ ली और 1 घंटा आपने प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है उसको लगाना है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होना है। तो कोशिश करिए कि OMR सीट मंगवा लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए, जैसे मैंने घटना चक्र का बताया था वो मंगवा सकते हैं, और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेंगी, वरना कई बार ये होता है कि आता हुआ क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो वो चीज़ फिर एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए अभी से ये चीज़ स्टार्ट करिए। तो ये तो हो गया आपका टाइम टेबल। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ P&R रूल। ये क्या है? प्रैक्टिस एंड रिविज़न। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उनको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर कम से कम 3 बार लगा लीजिए, UGC नेट के क्वेश्चन कम से कम 2 बार लगा लीजिए, और न्यू क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो उनको भी एक एक बार देखते हुए चलिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है और जो भी पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ा और बस हाँ कि ये चीज़ हमें पता है और दोबारा से रिवीजन नहीं किया, तो ये करेंगे तो आप फिर लास्ट टाइम में भूल जाएंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम में जा कर के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और गलत करके आएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। 2 बार तो एटलीस्ट पूरा सिलेबस रिवाइज हो ही जाना चाहिए। अगर 3 बार कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 बार तो पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये बिल्कुल सक्सेस की है, ये मान के चलिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।